हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अंकित भैया और एक बार फिर आप सबके लिए लेके आया हूं क्लास 9th एसएसटी का एक और चैप्टर एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। और भाई आज का लेक्चर बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज तुम्हें मिलेंगे अपने बहुत सारे सवालों के जवाब, जैसे कि भैया बारिश कैसे होती है, बारिश क्यों होती है, धरती तो एक ही है ना, तो जब धरती एक है तो कहीं पर बारिश हो रही है तो कहीं पर बर्फ कैसे पड़ रही है, कहीं पर बर्फ पड़ रही है तो कहीं पर इतनी गर्मी पड़ रही है कि भैया गर्मी से बुरा हाल है, सूखा पड़ा हुआ है, कहीं पर गर्मी है तो कहीं पर इतनी तेज हवाएं हैं कि लोगों के घर उड़ जा रहे हैं। तो क्यों होता है ये सब, कैसे होता है ये सब? जब धरती एक है तो अलग अलग जगहों पर हमें ऐसी अलग अलग चीजें देखने को क्यों मिलती हैं, तो आज के चैप्टर में यही जानेंगे। बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा और जाते जाते हर बार की तरह जैसा कि मैं करता हूं, आपको एनसीईआरटी का हर एक सवाल करा दूंगा, सब कुछ याद करा दूंगा, जिससे कि तुम्हारे एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आए। तो चल भाई शुरू करते हैं। अरे शुरू क्या करना है, खत्म करते हैं एसएसटी का एक और चैप्टर। कौन सा? एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। और सबसे पहले समझते हैं भैया एटमॉस्फेयर क्या होता है। देख भाई, अभी तो गर्मी है पर ठंड भी तो आएगी, और जब ठंड आएगी तो क्या करेगा ठंड से बचने के लिए? एक कंबल ओढ़ के सो जाएगा ना, या कुछ भी ओढ़ के, पतली सी चादर ही ओढ़ के सो जाए, पर कुछ ना कुछ तो ओढ़ेगा ना। ऐसे ही अपनी जो धरती है ना, इसके चारों तरफ भी हवाओं की एक मोटी परत है, हवाओं की, गैसों की एक मोटी लेयर है जिसने इसे पूरा ढक रखा है। तो धरती भी एक हवाओं का कंबल या चादर ओढ़ के बैठी है, और इसी गैस की चादर को अपन बोलते हैं एटमॉस्फेयर। बोल समझ आया कि नहीं आया? ये जो गैस की चादर है जिसने पूरी धरती को घेर रखा है, इसी को बोलते हैं क्या? एटमॉस्फेयर। अब सवाल ये आता भैया कौन कौन सी गैसेस हैं इसमें? अब सवाल आएगा तेरे एग्जाम में, बताओ कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, तो वही बताने चल रहा हूं। कौन कौन सी गैसेस हैं यहां पर जो मिलकर एटमॉस्फेयर बनाते हैं? देख, सबसे ज्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन गैस, कितना? 78%। उसके बाद ऑक्सीजन 21%, और ऑक्सीजन का पता है ना, सांस लेने के लिए बहुत जरूरी है। फिर है ऑर्गन 0.93%, और ऐसे ढेर सारी गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियोन, हाइड्रोजन, क्रिप्टन, और भी बहुत सारी गैसेस हैं। और इन गैसेस के अलावा भी कुछ चीजें हैं। कौन सी? वाटर वेपर एंड डस्ट, ये भी पाई जाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, और ये बनाती हैं क्लाउड। क्लाउड बोले तो वही घने काले बादल जो तुम देखते हो आसमान में, किसकी वजह से बनते हैं? इन वाटर वेपर और डस्ट की वजह से बनते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा किसके बारे में? एटमॉस्फेयर के बारे में। अब पढ़ते हैं भैया एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में। अब होती क्या एटमॉस्फेरिक लेयर, बनती कैसे एटमॉस्फेरिक लेयर, ये समझते हैं। देख भाई, जो गैसेस है ना, जो हवाएं हैं, कुछ गैसें होती हैं बहुत भारी, तो जो गैस के पार्टिकल बहुत भारी होते हैं ना, वो धरती के नीचे रह जाते हैं, और कुछ होते हैं हल्के, जो हल्के होते हैं वो ऊपर उड़ जाते हैं। तो किसका वजन कितना है उसकी बेसिस पर ये गैसेस कुछ लेयर्स बना लेती हैं। ये भारी वाली नीचे रह गई, हल्की वाली भाग गई ऊपर। तो अलग अलग लेयर का अलग अलग काम होता है, हमें वही पढ़ना है। तो जो सबसे पहली लेयर है भैया अपने एटमॉस्फेयर की, उसका नाम है ट्रोपोस्फेयर, का नाम है ट्रोपोस्फेयर। और ये धरती से शुरू होती है और धरती से 12 किलोमीटर तक फैली होती है। समझ, जो ट्रोपोस्फेयर है धरती से शुरू हुई और कहां तक? 12 किलोमीटर ऊंचाई तक जो पूरा एरिया है वो किसका है भैया? ट्रोपोस्फेयर का। अब जो 12 किलोमीटर में बता रहा हूं ना, इसे हाइट मत बोलना, इसे बोलते हैं एल्टीट्यूड। और एल्टीट्यूड बोले तो अपन समुंदर से, सी लेवल से नापते हैं ऊंचाई। ऐसा नहीं कि तुम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के ऊंचाई नापेगा, नहीं, अपन सी लेवल से जो हाइट नापते हैं उसकी बात कर रहा हूं। तो जब मैं सी लेवल से इसे नापूंगा तो 12 किलोमीटर तक क्या है हमारा? ट्रोपोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर की खास बातें क्या है भैया? जितने भी तुम्हें बादल दिखते हैं ना, जो भी आंधी तूफान जो भी तुम देखते हो, वो सारी चीजें कहां पर होती हैं? इसी ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही पाई जाती हैं। अब एक और खास बात, इस ट्रोपोस्फेयर में मैंने कहा 12 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस जमीन से मैं जैसे 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 ऊपर जाऊंगा ना, टेम्परेचर घटता जाएगा। अगर तू कभी पहाड़ों पर गया हो, वैष्णो देवी, केदारनाथ, कहीं पर भी गया हो, माउंट एवरेस्ट तो नहीं चढ़ा होगा, कहीं भी गया होगा, तो जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं ना, ठंड लगने लग जाती है। अपने यहाँ तो गर्मी होती है, जाते हो ना शिमला, मनाली, उत्तराखंड, तो वहां ठंड होती है। क्यों? क्योंकि वो ऊंचाई पर है। और ट्रोपोस्फेयर के अंदर जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। बोल समझ आया? तो चल फटाफट ट्रोपोस्फेयर की कुछ खास बातें हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं। तो भैया ट्रोपोस्फेयर सबसे लोएस्ट लेयर है किसकी? एटमॉस्फेयर की। और ये वो लेयर है जिसके अंदर अपन लोग रहते हैं, हम इसी में रहते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज होगा जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे, मैंने बता दिया। अगला क्या है? मोस्ट ऑफ द एयर, वाटर वेपर से सारी चीजें कहां पाई जाती हैं? इसी के अंदर पाई जाती हैं। जो भी बिजली कड़कती है, बादल बादल सब कहां हैं? इसी के अंदर है। अब ट्रोपोस्फेयर के बाद
अगली जो एटमॉस्फेरिक लेयर है उसका नाम है भैया स्ट्रेटोस्फेयर। क्या नाम है? स्ट्रेटोस्फेयर। लेकिन क्या ट्रोपोस्फेयर के तुरंत बाद आ जाएगी स्ट्रेटोस्फेयर? नहीं, बीच में थोड़ी बाउंड्री तो होगी ना। अब भाई किसी का एक खेत है, उसके बगल में दूसरा खेत है, तो उसके बीच में बाउंड्री खींचते हैं ना, तो ऐसे ही ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में भी एक बाउंड्री होती है, और उस बाउंड्री का नाम क्या होता है भैया? बाउंड्री का नाम होता है ट्रोपोपोज। क्या नाम होता है? ट्रोपोपोज। अब आगे हमें पढ़ना है किसके बारे में? स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। अब देख, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो ट्रोपोस्फेयर था वो धरती से शुरू हुआ, 12 किलोमीटर तक जो फैला हुआ इलाका था वो क्या था? ट्रोपोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर शुरू कहां से होगा? धरती से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर, यहां से शुरू होगा स्ट्रेटोस्फेयर। और कहां तक चलेगा भैया? 50 किलोमीटर तक। धरती से 50 किलोमीटर तक की बात कर रहा हूं, समझ रहा है? यहां तक बनेगा क्या? अपना स्ट्रेटोस्फेयर। बोल समझ आया कि नहीं आया? जो मैं रेंज बता रहा हूं कि धरती से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर शुरू होगा स्ट्रेटोस्फेयर, और कहां तक फैला होगा? इस धरती से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक। अब जो ये स्ट्रेटोस्फेयर वाला इलाका है ना, बड़ा ही शांत होता है, ना इसमें कोई बादल, ना इसमें कोई ज्यादा हवा, तो बहुत ही शांत इलाका है। तो अपन जो ये हवाई जहाज वगैरह उड़ाते हैं ना, ये हम इसी इलाके में उड़ाते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर में उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसमें उड़ा दिया ना, दुनिया भर के बादल हैं, टर्बुलेंस आ जाएगा भाई, एरोप्लेन गिर जाएगा, इसलिए अपन उड़ाते हैं कहां पर? इस वाले इलाके में। अब इस लेयर की एक और बहुत 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 ही ज्यादा खास बात है, वो है क्या? किस स्ट्रेटोस्फेयर में एक और लेयर पाई जाती है जिसका नाम होता है ओजोन लेयर। जिसका नाम क्या होता है? ओजोन लेयर। और ये ओजोन लेयर क्या करती है? हमें बचाती है यूवी रे से। देख भाई, जो ये सन होता है ना, सन से बहुत सारी लाइट्स आती हैं, उनमें से एक लाइट होती है यूवी रेस, और यूवी रेस बहुत खतरनाक है। धरती पर आ जाए, अपने ऊपर आ जाए तो कैंसर हो जाएगा इंसान को। तो ये जो ओजोन लेयर है, सारी यूवी रेस को यहां से वापस भेज देती है। तो सवाल ये आएगा कि बताओ भैया, जो ओजोन लेयर है ये कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर में पाई जाती है? तो याद रखियो, ओजोन लेयर कहां पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। बोल, याद रहेगा? तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे किसके? स्ट्रेटोस्फेयर के। चल फटाफट देख लेते हैं। इसमें क्या होगा? टेंपरेचर इंक्रीज होगा विथ हाइट। ये मैं एक बार समझा देता हूं फिर से। देख देख देख, कंफ्यूज नहीं होना है मेरे लाल। देख, स्ट्रेटोस्फेयर शुरू यहां से हुआ है। अब अगर इसके अंदर मैं ऐसे ऊपर जाऊं, ऊपर जाऊं, ऊपर जाऊं, ऊपर जाऊं, यहां तक, तो जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। बोल, क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। याद रखियो, एक ट्रिक याद रखियो इन चारों की। इसके अंदर टेम्परेचर घटता है, बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है। ऐसे याद रख लियो, इनके नाम याद रखिए सीक्वेंस में। घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है। ट्रिक से याद कर लियो, ठीक है? अब समझ स्ट्रेटोस्फेयर की कहानी। तो यहां पर जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे, क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इसमें पाई जाती है ओजोन लेयर, जो कि अपने को यूवी रेस से बचाती है। एरोप्लेन वगैरह अपन इसी लेयर में उड़ाते हैं। और ये हो गया अपना स्ट्रेटोस्फेयर वाला पार्ट भी खत्म। भाई ये जो स्लाइड है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तेरे एग्जाम में। कम से कम 5 या 10 नंबर तो यहां से आएंगे, इसलिए इसे बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं अभी साइड हट जाऊंगा, तुम लोग कमेंट करते हो भैया साइड हट जाया करो, तो मैं हट जाऊंगा साइड, ले लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है? अब पढ़ते हैं अगली लेयर के बारे में, जिसका नाम है मीजोस्फेयर। अब भैया स्ट्रेटोस्फेयर के बाद शुरू हो रही है मीजोस्फेयर, बीच में बाउंड्री तो होगी ना, तो इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री होती है उसका नाम होता है स्ट्रेटोपोज। क्या नाम होता है? स्ट्रेटोपोज। अब कहानी शुरू करते हैं किसकी? मीजोस्फेयर की। अब देख, मीजोस्फेयर शुरू कहां से होगी? इस धरती से 50 किलोमीटर ऊंचाई पर, एल्टीट्यूड पर शुरू होगी मीजोस्फेयर वाली लेयर, और कहां तक जाएगी? 80 किलोमीटर तक। यानी इस धरती से 80 किलोमीटर की हाइट तक, 80 किलोमीटर तक हाइट तक क्या फैला होगा? मीजोस्फेयर लेयर वाली रेन। अब इसकी खास बात क्या है भाई? तुमने मूवीज में देखा होगा, स्पेस में बहुत सारे पत्थर ऐसे उड़ते रहते हैं, उन पत्थरों को बोलते हैं मीटियोर। क्या बोलते हैं? मीटियोर। अब कई बार वो पत्थर ऐसे अपने धरती की ओर आ जाते हैं। अगर एक भी बड़ा पत्थर धरती की ओर गिर गया ना भाई, हाहाकार मच जाएगा। तो ये वाली जो लेयर है ना मीजोस्फेयर, जैसे ही ये पत्थर आते हैं मीटियोर इस वाली लेयर में, उन्हें जला के राख कर देता है, यहीं पर जला के खत्म कर देता है, आगे पहुंचने ही नहीं देता है। और जैसा कि मैं बता चुका हूं, इसमें टेम्परेचर घटा था, इसमें बढ़ा था, तो इसमें टेम्परेचर घटेगा। बोले तो जब इसकी वाली रेंज में जैसे ऊपर बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर घटना शुरू हो जाएगा। समझ आया? चल इसके खास पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मीजोस्फेयर में क्या हुआ? टेम्परेचर घट रहा है। कोई भी मेटेओर जब यहाँ पे आएगा तो वो उसे जला देगा। समझ आया? ये अपने 3 लेयर पढ़ ली। अब पढ़ते हैं चौथी लेयर के बारे में, जिसका नाम है भैया क्या? थर्मोस्फेयर। अब देख, थर्मोस्फेयर के बारे में सबसे वही पहली चीज कि थर्मोस्फेयर शुरू कहां से हुआ है? धरती से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह शुरू होता है थर्मोस्फेयर। और कहां तक फैला हुआ बाबूजी? ये फैला हुआ यहां तक, 700 किलोमीटर की दूरी तक। अब समझ, ये तो हो गई इसकी रेंज। अब थर्मोस्फेयर की खास बात क्या है? थर्मोस्फेयर के अंदर भी, जैसे यहाँ पे ना स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एक लेयर प्रेजेंट थी ना, जिसे मैंने कहा था ओजोन लेयर, ऐसे ही इसके अंदर भी एक लेयर मौजूद होती है, उसे बोलते हैं आइनोस्फेयर। क्या बोलते हैं? आइनोस्फेयर। अब इस आइनोस्फेयर का काम क्या होता है?
मोबाइल पे बात करता है, रेडियो चलाता है, टीवी चलाता है, तो सिग्नल्स, इस धरती से सिग्नल भेजा जाता है आसमान में। तो ये जो आइनोस्फेयर है ना, इन सारे सिग्नल्स को जो तेरे मोबाइल से जाते हैं, सारे सिग्नल्स को ऐसे रिफ्लेक्ट कर देता है ताकि वापस धरती पर आ जाए। मान ले कुछ खेल ऐसा होगा, तू यहां पर है, तूने यहां से फोन मिलाया अपने दोस्त को, तो पहले ये सिग्नल ऐसे आसमान में जाएगा, इस आइनोस्फेयर से टकराएगा, फिर वापस तेरे दोस्त के पास आएगा। समझने के लिए बता रहा हूं कि आइनोस्फेयर का काम क्या होता है कि ये रेडियो वेव्स को वापस धरती पर भेज देते हैं। अब इसी थर्मोस्फेयर के अंदर भैया एक और फिनोमिना होता है, अगर तुमने कभी देखा हो, आसमान में से चमकीले चमकीले से बादल बन जाते हैं, इसे बोलते हैं अरोरा, अयोरोरा, जो भी है तुम्हारा, ठीक है। तो ये भी कहां पर होता है, इसी थर्मोस्फेयर के अंदर ही होता है। तो ये कहानी किसकी, थर्मोस्फेयर की। चल भाई पढ़ लेते हैं। टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा यार, बार बार ट्रिक बता चुका हूं, घटता है बढ़ता है, घटता है बढ़ता है, तो यहां का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब आगे देख, इसमें प्रेजेंट होता है आइनोस्फेयर, जो कि क्या करता है, रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसमें प्रेजेंट होता है अरोरा, जो कि क्या है, लाइट वाइट चमक मक बादल में दिखाता है। ये बात है किसकी, थर्मोस्फेयर के। भी अगली स्लाइड में ना थोड़ा और अच्छे से दिखा दूंगा ये वाला पार्ट। अब सबसे आखिरी लेयर है भैया कौन सी, एक्सोस्फेयर। अब जो एक्सोस्फेयर शुरू कहां से होती है, धरती से 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर, बोले तो 700 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे शुरू होता है एक्सोस्फेयर। अब ये चलता कहां तक है, चलता है भैया स्पेस में, बिल्कुल जाकर खत्म हो जाता है, स्पेस में जाके मर्ज हो जाता है। इसीलिए अपन जो सैटेलाइट वगैरह उड़ाते हैं ना, वो इसमें जाके उड़ाते हैं। तो सवाल आएगा कि अपन जो सैटेलाइट भेजते हैं, जो सैटेलाइट उड़ती है स्पेस में, वो एटमॉस्फेयर की कौन से लेयर में उड़ती है, तो कौन से लेयर में उड़ती है बाबूजी, एक्सोस्फेयर में। कौन से में, एक्सोस्फेयर में। अगर पूछा जाए एरोप्लेन कहां पे उड़ता है, तो एरोप्लेन उड़ता है स्ट्रेटोस्फेयर में। बोल ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा ना। तो ये अपन ने क्या पढ़ लिया, किसके बारे में, एक्सोस्फेयर के बारे में, एटमॉस्फेयर की सारी लेयर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। एग्जाम में बहुत ज्यादा सवाल यहां से पूछे जाएंगे, इसीलिए मैं एक बार हट जाता हूं साइड, तुम फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं साफ कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, इसे एक बार साफ कर देता हूं ताकि तुम एक साफ सुथरा स्क्रीनशॉट ले पाओ। ले भाई, कर दिया पूरा साफ। अब तुम ले लो इसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट, ले लिया। चल अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो भाई अगली स्लाइड में कुछ नहीं है, वही जो मैंने तुझे बताया था ना, अरोरा अरोरा इसके बारे में, और दूसरा आइनोस्फेयर क्या करता है, रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है, उसी को दिखाया गया है कि देख यहां से रेडियो वेव्स ये गई, ये वापस आ गई। तो ये क्या होता है, ऐसा काम होता है। वही वाला पॉइंट है जो मैं पीछे ऑलरेडी बता चुका हूं, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अपने को पढ़ना है व्हाई एटमॉस्फेयर इज इंपॉर्टेंट। एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट क्यों है, देख भाई, नेचर ना अपनी माँ की तरह होती है, और मम्मी जो भी करती है ना अपने बच्चे के लिए, उसके भले के लिए करती हैं। ऐसे नेचर ने ना जो भी बना के दिया है, वो अपने भले के लिए बना के दिया है। वो आप इंसान हम ऐसे हैं कि अपने उसे बेकार करते हैं। तो एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा रोल है, कई चीज़ों से बचाता है। तो वही समझते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है किसकी, एटमॉस्फेयर की अपने लिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है भाई, सबसे पहला पॉइंट है ब्रीथिंग। सांस लेता है, सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं अंदर, और एटमॉस्फेयर के अंदर ही तो मौजूद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो सांस कैसे लेगा। दूसरा, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेस, बताया था ना, ओजोन लेयर क्या करती है, यूवी रेस से बचाती है। मेटियोर्स जो आते हैं मेसोस्फेयर में प्रेजेंट होती है ना, मेटियोर्स क्या करता है, उस मेटियोर, हाँ, मेसोस्फेयर क्या करता है, मेटियोर्स को जला देता है। इसके बाद क्या, मेंटेन्स द अर्थ टेम्परेचर, कि जो अर्थ का टेम्परेचर एकदम से बढ़ ना जाए, एकदम से घट ना जाए, उसे क्या करता है, मेंटेन रखता है। क्रिएट्स वेदर, जो तुम्हें वेदर देखते हो, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी बारिश, कुछ ये सारी चीजें इसी की वजह से होती हैं। जो रेनफॉल होती है, जो तुम अभी आजकल बरसात हो रही होगी, जो बरसात होती है, ये इसी एटमॉस्फेयर की वजह से पॉसिबल हो पाती है। आगे चल के पढ़ाऊंगा, प्रॉपर रीजन दूंगा, सब कुछ समझ आएगा आगे। अरे यार भाई फिर लाइट चली गई यार, आज बहुत लाइट जा रही है बरसात की वजह से। तो जैसे ही लाइट आएगी ना, अपन एक बार फिर से कंटिन्यू करेंगे, तो जल्दी आ जाएगी, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे, इसके आगे जाना नहीं है कहीं, ठीक है। आ रहा हूं वापस। तो चलो भाई, लाइट आ चुकी है, तो फटाफट एक बार फिर से अपना बचा हुआ चैप्टर खत्म करते हैं। कोई भरोसा नहीं है बिजली वालों का, फिर से लाइट काट दें, फिर से लेक्चर में कट लगे। यार पता नहीं क्या मेरी किस्मत है, या बिजली वालों की मुझसे कोई दुश्मनी है। तो मेरी कोई भी वीडियो जाके देखो, हर वीडियो में लाइट जाती है, कट लगता है, परेशान हो जाता हूं यार। फिलहाल अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था कि एटमॉस्फेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये अपन पढ़ चुके थे। अब पढ़ते हैं अगला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। अब भाई यहां से जो कहानी शुरू हो रही है ना, अगर तूने ये समझ लिया तो ये समझ जाएगा बारिश क्यों होती है, आंधी क्यों आती है। इंडिया में जून जुलाई के महीने में बारिश क्यों होती है, तमिलनाडु में सितंबर अक्टूबर में बारिश क्यों होती है, मेघालय में इतनी बारिश क्यों होती रहती है।
बर्फ कैसे पड़ती है, सारी चीजें तू समझ जाएगा। तो यहां से चीजों को अच्छे से समझना है, कनेक्ट करके पढ़ना है, ठीक है। देख भाई, तो अपने को पढ़ना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या होता है भैया, देख मैंने बताया था धरती के चारों तरफ बहुत सारी गैसेस हैं। तो गैसेस क्या करती है, नीचे की तरफ धरती पर रहने वाले हर एक आदमी के ऊपर क्या लगाती हैं, बहुत सारा प्रेशर अप्लाई करती हैं। उसे ही क्या बोलते हैं अपन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अरे चल क्या रहा भैया ये, हाँ अब आ गया यार। बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, किस्मत सही नहीं चल रही मेरी, कभी लाइट जा रही है, कभी डिजिटल बोर्ड में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो देख ये जो हवाएं हैं, अब टच ही नहीं करना इसे, ये जो हवाएं हैं क्या करती हैं, इस पर बहुत सारा, धरती पर बहुत सारा प्रेशर अप्लाई करती हैं, उसे क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब कई बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा, भैया हवा का क्या प्रेशर है, हवा ये देखो कुछ है ही नहीं। अब देख तू साइकिल में कभी हवा भरी होगी, गाड़ी के टायर में हवा भरी होगी, तू भरता जा उसमें हवा, भरता जा, एक टाइम आएगा टायर फट जाएगा। तो सोच उस हवा में, उस गैस में इतना प्रेशर है कि इतना मोटा टायर फट जाता है। तो ये तो इतनी सारी गैसेस हैं तो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो कि कितना ज्यादा प्रेशर होता है। फिलहाल तो बस ये समझ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ये सारी गैसेस नीचे की तरफ जो दबाव बनाती हैं धरती के ऊपर, उसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब भाई एक कंसेप्ट तुझे और समझना है, दो कंसेप्ट एक कंसेप्ट है, समझ गया ना भाई, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देख भाई, अपनी जो ये धरती है ना, ये गोल तो है नहीं, ये ओवल शेप की है और सीधी भी नहीं है, थोड़ा सा ऐसे झुकी हुई है। तो अब होता ये है, अच्छा हाँ सन दिख रहा है। अब देख क्योंकि ये झुकी हुई है, तो जो सन से लाइट आती है ना, वो इस वाले रीजन में, सेंटर वाले रीजन में, इसे बोलते हैं अर्थ का क्या, इक्वेटर। इसे क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इस वाले रीजन में सन की बहुत ज्यादा लाइट आती है, जिसकी वजह से इस वाले रीजन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। और जो टॉप है ना, ये वाला किनारा, यहां पर सन की बहुत कम लाइट आती है। अब सन की लाइट कम है तो यहां पे टेम्परेचर भी कम होता है, गर्मी भी कम होती है, इतनी कम कि भैया यहां पर बड़ी रहती है बर्फ, दिन रात गिरती रहती है बर्फ। तो इसी वजह से धरती पर कहीं पर गर्मी, कहीं पर बर्फ। तो उसका रीजन क्या है कि जो सन की लाइट है ना, कहीं पर बहुत ज्यादा पड़ती है, कहीं पर बहुत कम पड़ती है, जिसकी वजह से कहीं पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, कहीं पर टेम्परेचर बहुत कम होता है। ये लाइन याद रखियो, धरती पर कहीं पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, कहीं पर टेम्परेचर बहुत कम होगा, क्योंकि अगला जो कंसेप्ट बता रहा हूं वहां पर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। अब देख भाई, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां की गैसेस हो जाएंगी गर्म, और गर्म होकर के वो सारी गैसेस उड़ जाएंगी ऊपर। अब होगा क्या, देख मान ले यहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो यहां की सारी गैसें हो गई गर्म। अब गर्म होकर सारी गैसेस उड़ गई ऊपर की तरफ। अब यहां तो खाली जगह बन गई, यानी यहां का प्रेशर कम हो गया, ये क्या हो गया, लो प्रेशर जोन हो गया। अब मान ले ये ठंडा इलाका है, अब ठंडे इलाके में क्या होता है, सारी गैसेस हो जाती हैं भारी, भारी होने की वजह से ऊपर की सारी गैसेस आ गई नीचे, जहां पर बहुत सारी गैस इकट्ठा हो गई, तो यहां पर बन गया हाई प्रेशर जोन। अब समझ कभी भी, अब तू पानी का फ्लो समझ, एक तरफ इधर टंकी रखी, इधर टंकी रखी, अगर इधर पानी ज्यादा है तो पानी किधर जाएगा, ज्यादा से कम की तरफ, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ऐसे ही अब इस प्रेशर के डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए कुछ गैसेस, कुछ हवाएं मूव करेंगी इस हाई प्रेशर से कहां, लो प्रेशर की तरफ, ताकि इसे बैलेंस किया जा सके। तो एक चीज समझ, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर बनेगा लो प्रेशर जोन, जहां पर टेम्परेचर कम होगा वहां बनेगा हाई प्रेशर जोन, और हवाएं चलना शुरू करेंगी हमेशा कहां से, हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ, ताकि ये जो प्रेशर का डिफरेंस है इसे मेंटेन किया जा सके। अगर भाई तूने ये समझ लिया तो मान कर तुझे मानसून समझ आ जाएगा, बारिश वारिश सारा कंसेप्ट क्लियर है, बस ये समझ आ जाना चाहिए। तो चल भैया अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और समझते हैं एक छोटा सा कंसेप्ट जो तेरी एनसीईआरटी में दिया है, तूने 5वीं 6वीं में भी पढ़ा जरूर होगा। क्या, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। देख भाई, समंदर के किनारे बहुत सारे शहर हैं, अपना मुंबई है, चल मुंबई का एग्जांपल लेते हैं, तो ये समंदर, उसके किनारे बसा ये शहर। अब देख तुझे एक छोटा सा कंसेप्ट और समझना पड़ेगा। जैसे तेरी मम्मी है घर पे, तो जैसे छोटी गलती करता, मम्मी को कितनी जल्दी गुस्सा आता है ना, पटाख से थप्पड़, लेकिन मम्मी प्यार भी तो करती है, थप्पड़ मारती है फिर तो ले बेटा खा ले। तो मम्मी का क्या है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है लेकिन बहुत जल्दी शांत भी हो जाती है, प्यार भी करती है। अच्छा पापा क्या हिसाब है, पापा जल्दी नहीं बोलते हैं, तुम शरारत करोगे पापा कोई बात नहीं, लेकिन जब पापा को गुस्सा आएगा ना भाई, गली में दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, उन्हें जल्दी गुस्सा आएगा नहीं, और एक बार गुस्सा आ गया तो जल्दी शांत होगा नहीं। तो ऐसा समझ, ये जो धरती है, जो लैंड है, मम्मी की तरह, ये बहुत ही जल्दी गर्म हो जाएगी और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाएगी। ये समंदर भैया पापा की तरह है, जल्दी गुस्सा नहीं आएगा, जल्दी गर्म नहीं होगा, और अगर एक बार गर्म हो गया ना भाई साहब, जल्दी ठंडा भी नहीं होगा। अब ये कंसेप्ट तुझे याद रखना है। अब देख, दिन के टाइम पर होता क्या है, समंदर के किनारे धूप आती है। अब धूप की वजह से धरती तो भैया तुरंत गर्म हो जाती है, क्योंकि इसका तो नेचर है तुरंत गर्म हो जाना, तुरंत ठंडा हो जाना बहुत जल्दी से। तो ये हो गई एकदम से गर्म,
और मैंने अभी बताया था ना, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा वहां पर बनेगा लो प्रेशर जोन। अब पानी तो मम्मी की तरह, उसे जल्दी पानी पापा की तरह है, वो जल्दी गुस्सा नहीं करेगा, यानी यहां का टेम्परेचर अभी नहीं बढ़ा है, तो यहां पर बनेगा हाई प्रेशर जोन। अब हवाएं चलेंगी समंदर से जमीन की तरफ, समझ जहां पर टेम्परेचर ज्यादा, यहां पर टेम्परेचर कम है, तो यहां पर बन गया हाई प्रेशर जोन, यहां पर बन गया लो प्रेशर जोन। अभी तेरे भाई ने क्या बताया, हवाएं हमेशा कहां चलेंगी, हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ। अब क्योंकि हवाएं समुंदर से, सी से जमीन की तरफ जा रही हैं, तो इसे ही बोलते हैं सी ब्रीज। क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। बोल समझ आया। अब अगली चीज है बाबू भैया लैंड ब्रीज। क्या होता है, समझ रात की कहानी क्या होती है। अब रात में क्या होता है, मैंने बताया ना, जमीन जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो दिन भर धूप थी, जमीन बहुत गर्म हो गई थी, पर रात होती जमीन मस्त ठंडी हो गई। अब समंदर की कहानी तो उल्टी है, दिन भर तो समंदर जला है, पानी उबला है, इतनी जल्दी थोड़ी ठंडा होगा। तो ये तो रात हो गई पर पानी अब भी उबल रहा है। तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है समुद्र का, और जहां का टेम्परेचर ज्यादा वहां बनेगा लो प्रेशर जोन, और जहां पर टेम्परेचर कम वहां बनेगा हाई प्रेशर जोन। अब हवाएं कहां चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो अब हवाएं चलेंगी जमीन से समुंदर की तरफ, यानी कि लैंड से सी की तरफ चलेंगी, इसीलिए इसे बोलते हैं क्या, लैंड ब्रीज। बोल समझ आया कि नहीं आया। अगर तू सी ब्रीज का कंसेप्ट समझ गया, लैंड ब्रिज का कंसेप्ट समझ गया, तो एक चीज और समझ, जब समंदर से हवाएं चलती है ना, तो सिर्फ हवा नहीं चलती भाई, समंदर से जब हवा जाती है तो अपने साथ लेके जाती है वाटर वेपर्स, भाप। अब ये भाप बनी कहां से, समझ, दिन भर इस वक्त धूप पड़ रही थी, पानी उबल रहा था, पानी भाप बन के हवा में इकट्ठा हो गया था। तो जब ये हवा चलती है ना, तो अपने साथ बहुत सारा पानी ले जाती है भाप के रूप में, वाटर वेपर के रूप में। याद रखियो, अगली स्लाइड तो ही समझ आएगी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जब हवाएं चलेंगी समुद्र से जमीन की तरफ, अपने साथ बहुत सारा वाटर वेपर लेकर चली है। तो इधर देख, क्या लेकर चली थी अपने साथ, मॉइस्ट विंड बोले तो वाटर वेपर्स लेकर चली थी। अब क्या होगा, जैसे ये जमीन पर आएंगी या पहाड़ों से टकराएंगी, जैसे ही थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ेगा, ये सारी वाटर वेपर जो भी गर्म थी, ये एक दूसरे के पास पास आएंगी, कंडेंस्ड होंगी, और कंडेंसेशन के बाद क्या होगा, ये बना लेंगे क्लाउड फॉर्मेशन, बोले तो बन जाएंगे बादल। अभी बारिश का सीजन चल रहा है ना, जब बादल आते हैं तुम क्या बोलते हो, लगता है बारिश होने वाली है। तो होता क्या है, समंदर से हवाएं चली, अपने साथ पानी लेके आई भाप के फॉर्म में। अब वो पानी आया, कंडेंस हुआ, उसने बनाया बादल। अब इस बादल की वजह से होती है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन बोले तो जो पानी भाप के रूप में था, अब वो जमीन पे गिरेगा। पर ये जरूरी नहीं है कि पानी के फॉर्म में गिरे, ये जो पानी बादल में इकट्ठा है, ये बर्फ के फॉर्म में भी गिर सकता है। तो प्रेसिपिटेशन 4 तरीके से हो सकती है। पहला क्या है, रेन बोले तो यहां पर जो पानी इकट्ठा है ना, वो कंडेंस हो गया, कंडेंस होने की वजह से पानी भारी हो गया, भारी होने की वजह से जमीन पर टप 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 गिरना शुरू हो गया। दूसरा क्या हो सकता है भैया, कि इस बादल का टेम्परेचर इतना ठंडा हो गया कि यहां पर जो पानी जमा था ना, पानी जो इकट्ठा हुआ था, उसने बर्फ का रूप ले लिया। अब छोटे छोटे बर्फ के पाउडर्स के फॉर्म में आ गया, और क्या पड़ने लग गई, स्नो पड़ने लग गई। अब मान ले इसका टेम्परेचर और ठंडा हो जाएगा, तो ये बड़े बड़े बर्फ के गोले का रूप ले लेगा और कुछ इस तरीके से गिरेगा। अगर टेम्परेचर और थोड़ा सा ठंडा पड़ जाए, तो देखा है कभी ओले पड़ते हैं, ये बर्फ के बड़े बड़े गोले, तो क्या होगा, ऐसे बर्फ के बड़े बड़े गोले गिरेंगे। तो कहानी समझ हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि वाटर वेपर्स आई समंदर से, कंडेंस हुई, बादल बना। अब जो बादल बना है डिपेंड करता है कि वहां पर उस वक्त बादल के पास कितना टेम्परेचर है। टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा तो सिर्फ बारिश होगी, पानी गिरेगी। टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो भाई पानी किस में कन्वर्ट होता है, बर्फ में कन्वर्ट होता है ना। तो पानी फ्रिज में रखता है कि नहीं रखता है, जब तू पानी फ्रिज में रखता है तो फ्रिज का करता टेम्परेचर कम कर देता है, और धीरे धीरे वो पानी किस में कन्वर्ट होता है, बर्फ में कन्वर्ट होता है ना। तो सेम कहानी यहां पर भी होगी, पानी कन्वर्ट हो जाएगा बर्फ में, बर्फबारी होगी, ओले वगैरह गिरेंगे। यहां तक की कहानी क्लियर है ना। अब अगर तू ये समझ गया तो अब तू ये भी समझ जाएगा कि भैया इंडिया में मानसून आता कैसे है, इंडिया में बारिश कैसे शुरू हो जाती है, कब आता है, जुलाई के महीने में बारिश क्यों होती है, कहीं पर अलग टाइम पर बारिश होती है, कहीं पर अलग टाइम पर बारिश होती है, सारी कहानी समझ आएगी। तो चल पढ़ते हैं क्या, मॉनसून इन इंडिया। तो देख भाई, ये है अपना इंडिया। अब इंडिया क्या है, इस तरफ भी समंदर, इस तरफ भी समुंदर, इस तरफ भी समुंदर। अब जो इस साइड समंदर होता है इसे बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल। और इधर जो है इसे बोलते हैं अरेबियन सी। क्या बोलते हैं, बोल भाई, अरेबियन सी। अब देख होता क्या है, यहां से यहां पे, क्योंकि यहां पर क्या बनेगा, समंदर है। अब गर्मी के टाइम पे होता क्या है, यहां पर धरती बहुत गर्म हो जाती है, अपना इंडिया बहुत गर्म हो जाता है, जून जुलाई गर्मी होती है ना, तो धरती बिल्कुल गर्म हो गई। अब टेम्परेचर बढ़ा तो यहां पर क्या बनेगा, लो प्रेशर जोन। तो लो प्रेशर जोन बना तो यहां से समंदर से हवाएं आएंगी इस ओर। ऐसे यहां पर भी बे ऑफ बंगाल से भी धरती तो गर्म है,
टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो चुका है, तो हवाएं इस बे ऑफ बंगाल से कहां आएंगी, इंडिया की तरफ आएंगी। तो ये जो अरेबियन सी से हवाएं चलती हैं ये बनाती हैं अरेबियन सी ब्रांच, और इधर से जो आती हैं वो बनाती हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच, जिसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी बस तो समझ ले, और ये दोनों ही मिल करके क्या बनाएंगे, साउथ वेस्ट मॉनसून, क्योंकि साउथ और वेस्ट डायरेक्शन से आ रहे हैं। तो ये जो अरेबियन सी से हवाएं आ रही हैं, जो बे ऑफ बंगाल से हवाएं आ रही हैं, ये क्या बनाती हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून। बोल समझ आया कि नहीं। अब थोड़ा सा आगे की कहानी को और पढ़ते हैं। देख भाई क्या होता है, अपने को पढ़ना है एडवांसिंग मॉनसून। समझ इधर अरेबियन सी से हवाएं आ रही हैं, इधर बे ऑफ बंगाल से हवाएं आ रही हैं। अब ऐसा थोड़ी है, यहां पर है दिल्ली, अब हवाएं तो यहां से चली है ना, तो हवा तो पहले इस वाले इलाके में पहुंचेगी, तो पहले बारिश तो यहां पर होगी, फिर बारिश यहां पर होगी, फिर यहां पर होगी, हवाएं ऐसे जाती जाएंगी। तो अलग अलग टाइम पर मॉनसून अलग अलग जगह पहुंचेगा। तो हो क्या रहा है, जो मॉनसून है बोले तो बारिश वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, यानी एडवांस होते जा रही है। इसी चीज को बोलते हैं एडवांसिंग ऑफ मानसून या फिर एडवांसिंग मॉनसून। समझ आया। चल भाई अब शुरू करते हैं कहानी आगे की। क्या पढ़ते हैं, बंगाल ब्रांच के बारे में, और बे ऑफ बंगाल ब्रांच के बारे में, और अरेबियन सी ब्रांच के बारे में। देख भाई होता क्या है, मैंने तुझे बताया था ना कि बे ऑफ बंगाल से क्या होता है, यहां पर लो प्रेशर जोन है, क्योंकि गर्मी का टाइम है, धरती पूरी गर्म है, तो हवाएं इस बे ऑफ बंगाल से कहां निकलती हैं, धरती की तरफ, इंडिया की तरफ। होता क्या है, हवाएं कुछ इस तरीके से मूव करती हैं, और यहां पर जैसे ही पहुंचती है ना, यहां पर है भैया बहुत बहुत बड़े बड़े पहाड़। ये कौन सा इलाका है, नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका। यहां पर देख रहा है, इतने सारे बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं। तो यहां पर आती हैं खासी हिल्स, और यहीं पर है अपना मेघालय। अब होता ये पहाड़, ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, तो ये हवाएं अपने साथ लेकर जा रही थी गर्म हवा, वाटर वेपर्स, गर्म पानी, भाप लेकर जा रही थी। अब जैसे ही पहाड़ों से टकराई, हवा चली ऊपर की तरफ। अब मैंने बताया था ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर ठंडा पड़ेगा, तो होगा क्या, जहां पर ये हवाएं इस पहाड़ से टकरा के गई ऊपर की तरफ, और जैसे जैसे ऊपर गई हवा होती गई ठंडी, ठंडी होने के साथ ही बन गए बादल, और बादल बनने के साथ यहां पर शुरू हो गई बारिश। इसी वजह से इस मेघालय के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम बारिश चलती ही रहती है, यानी यहां पर जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है वो यहां से जाती है और यहां पर बारिश करवाती। अब इसके बाद यही मानसून आगे बढ़ेगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हर जगह धीरे धीरे समय के साथ आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्या था, बे ऑफ बंगाल ब्रांच के बारे में। अब पढ़ते हैं अरेबियन सी। भाई देख थोड़ा सा ना तेरे भाई के साथ थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन वाला इशू है, बताऊं कैसे। जब मैं छोटा था ना, तो मेरे घर वाले बताते हैं कि मैं बहुत तोतला था, तो मम्मी वगैरह बताती है कि ना मुझे बहुत मिर्ची खिलाई गई है बचपन में, तो थोड़ा सा जो इफेक्ट है ना अब भी है, तो थोड़ा सा ना प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो जाता है। यार उसे मैनेज कर लियो, ठीक है, उसमें तुझे ऐसा नहीं करना यार भैया आपने गलत बोल दिया। देख थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो चल अब पढ़ते हैं क्या, अरेबियन सी ब्रांच के बारे में। तो इसमें क्या होता है मेरे भाई, अरेबियन सी से हुआ क्या था, कहानी वही है, धरती पूरी गर्म पड़ी है, तो यहां पर क्या है, लो प्रेशर जोन, हवाएं समंदर से कहां आ रही हैं, इस तरफ आ रही हैं। अब यहां पर जो वेस्टर्न घाट्स है, केरला वाला इलाका, यहां पर भी बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ है। जैसे ही हवाएं यहां पर आई, एक बार फिर से टकराई गई पहाड़ों से। अब पहाड़ों से टकरा के हवा चली ऊपर की तरफ। अब जैसे जैसे हवा चली ऊपर की तरफ, ऊपर का टेम्परेचर ठंडा, तो हवा बन गई बादल, बादल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, और ये बादलों ने क्या करा, यहां पर बरसना शुरू कर दिया। यानी बारिश कहां पर शुरू हो गई, इन वेस्टर्न घाट्स में। धीरे धीरे यही केरला के जो कोस्ट हैं, जो इलाके हैं, यहां पर बारिश होगी, और यही मानसून धीरे धीरे आगे इस तरह बढ़ता चला जाएगा। तो हमने जो पढ़ा साउथ वेस्ट मानसून, वो बनता है इनकी वजह से, और यही मानसून धीरे धीरे आगे पूरे देश में बारिश करवाता रहता है। बोल समझ आया कि नहीं आया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देख भैया होगा क्या, अब इंडिया में आएगी ठंडी। जो साउथ वेस्ट मानसून था वो किस वजह से आया, क्योंकि इंडिया में गर्मी आ गई थी। गर्मी आने का मतलब ये पूरा गर्म हो गया था अपना इंडिया, लो प्रेशर जोन बन गया था, तो समंदर से हवाएं आ गई थी इंडिया की तरफ। अब आएगी ठंड। ठंड में क्या होगा, ठंड में होगा ये कि धरती पड़ जाएगी ठंडी। अब ठंडी पड़ने की वजह से यहां पर गैस ज्यादा, ये बन गया हाई प्रेशर जोन, और समंदर बन जाएगा लो प्रेशर जोन। यानी अब क्या होगा, हवाएं इंडिया से समंदर की तरफ भागेंगी, यानी अब मानसून के जाने का टाइम आ रहा है। अब देख होगा क्या, यानी अब बारिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन देख किस्मत, देख यहाँ पर तमिलनाडु का देख क्या होगा, यहां से हवाएं ऐसे बाहर की तरफ आएंगी, ऐसे बे ऑफ बंगाल में आएंगे, और इन्हें यहां पर आना था, लेकिन यहां पर फिर से वही पहाड़। और क्या होता है, यहाँ पे हवाएं ऐसे आएंगी, और यहाँ पर तमिलनाडु के पास समुंदर है, वहाँ पर वाटर वेपर्स हैं, और ये हवाएं यहाँ पर आती हैं, और तमिलनाडु वाले इलाके में पहाड़ों की वजह से यहाँ पर ये बनेंगे बादल, और बादलों की वजह से यहाँ पर होगी बहुत भयंकर बारिश। तो कई बच्चों के मन में डाउट होता है, भैया
पूरे इंडिया में तो जून जुलाई अगस्त में बारिश होती है, ये तमिलनाडु में अक्टूबर नवंबर में बारिश क्यों हो रही है? उसके पीछे की वजह क्या है कि ये जो हवाएं थी जो इंडिया से जा रही थी, ये जाते जाते तमिलनाडु के ऊपर पानी बरसा गई, समझ आया? और क्योंकि यहां से सब कुछ सारी हवाएं जा रही हैं तो इसे क्या बोलते हैं, रीट्रीटिंग मॉनसून, या फिर इसे बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ काम करता है, ठीक है? तो ये हुआ भैया बात कहानी किसकी, अपने मॉनसून की। कहां पर? इंडिया में। अब पढ़ते हैं वेदर के बारे में। वेदर क्या होता है? देख, तू रोज जनरल लाइफ में देखता होगा, जैसे कि अभी स्कूल जाने का टाइम है, रोज सुबह सुबह बच्चे देखते हैं ना, यार आज बारिश हो जाती है, मजा आ जाता है। वेदर रिपोर्ट देखते हो ना, तो वेदर बोले तो आज बारिश है, कल धूप हो जाएगी, तो मतलब रोज का मौसम क्या रहने वाला है उसे क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। तो वेदर बनता किसकी वजह से? देख, एक वेदर बनता है टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, क्लाउड, रेनफॉल, एयर प्रेशर, ये सारी चीजें मिल करके क्या बनाती हैं, वेदर बोले तो। सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि आज का वेदर क्या होने वाला है, समझ आ रहा है? कभी अगर तूने ध्यान से देखा हो, जब तू देखता है गूगल पे टेम्परेचर कितना है, तो वहां पर लिखा रहता है टेम्परेचर तो सिर्फ 25 डिग्री है बट फील होगा 35। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर भले ही कम है पर उस दिन ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है और ह्यूमिडिटी की वजह से गर्मी ज्यादा लगती है। तो ये सारी चीजें मिलकर डिसाइड करती हैं कि भैया आज का वेदर क्या होगा। अब पढ़ते हैं कहानी किसकी, क्लाइमेट की। अब देख, जहां बच्चे बड़ा परेशान होते हैं वो वेदर और क्लाइमेट को एक समझ लेते हैं। वेदर क्या है कि आज क्या मौसम है, कल क्या मौसम है। क्लाइमेट क्या है कि पिछले कितने सालों से, पिछले कई सालों से जो चीज चली आ रही है उसे बोलते हैं क्लाइमेट। जैसे कि अब तू समझ, राजस्थान में क्या होता है, रेगिस्तान है, गर्मी पड़ती ही पड़ती है, कई सालों से वहां पे गर्मी ही पड़ती आ रही है, तो ये कहलाएगा राजस्थान का क्लाइमेट, जो बदलता नहीं है समय के साथ, कई सालों तक चलता ही आ रहा है, मतलब वहां का मौसम वैसा ही है। तो अब ये क्या कहलाएगा, राजस्थान का क्लाइमेट कहलाएगा। ऐसे ही मेघालय, बारिश होती रहती है, बारिश सालों से होती ही आ रही है, तो वहां पे क्योंकि बारिश लंबे समय से होती आ रही है, फिक्स हो चुका है, तो क्या बोलेंगे, मेघालय का क्लाइमेट ऐसा हो चुका है। यहां पर देख, लद्दाख में बर्फ पड़ती रहती है, वहां पे बर्फ ही गिरती रहती है, तो ये लद्दाख का क्लाइमेट हो चुका है। बोले तो आसान भाषा में तू समझ, वेदर क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। बोले तो आज बारिश है, कल धूप निकल जाएगी। क्लाइमेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। भैया लद्दाख में आज बर्फ है, 10 साल बाद भी बर्फ रहेगी। अगला, वेदर में क्या होता है, चेंज करता है फ्रीक्वेंटली। आज बारिश है, कल धूप निकल जाएगी, बट क्लाइमेट चेंज नहीं करता है। आज अगर लद्दाख में बर्फ है तो 10 साल बाद भी वहां पे बर्फ रहेगी। तो ये क्या होता है, क्लाइमेट और वेदर का छोटा सा बेसिक सा डिफरेंस। वेदर बोले तो छोटी चीज, आज मौसम कैसा है, कल कैसा हो। क्लाइमेट बोले तो लंबे समय से क्या चलता आ रहा था, उसे क्या बोलते हैं अपन, क्लाइमेट बोलते हैं। अब पढ़ते हैं भैया कहानी किसकी, क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज बोले तो चल थोड़ा सा समझ, सोच क्या हो कि रेगिस्तान में अभी तक गर्मी थी, अचानक से इस दिन यहां पे बर्फ पड़ने लग जाए, ये तो पूरा चेंज हो गया ना यार। पिछले कितने सालों से रेगिस्तान में गर्मी चल रही थी, अचानक से बर्फ पड़ना शुरू हो जाए, तो यहां पर क्या हुआ, क्या चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ। तो यही कहलाता है क्या, क्लाइमेट चेंज। अब समझते हैं क्लाइमेट चेंज होता किसकी वजह से। भाई किसकी वजह से होता है, हम इंसान रिस्पॉन्सिबल है ना। अपन क्या करते हैं, नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया, एटमॉस्फेयर दिया, जंगल दिए, रहने को जगह दी, घर दिया, जमीन दी, लेकिन अपन क्या करते हैं, सबको बर्बाद करते हैं। तो हमारी एक्टिविटीज की वजह से होता क्या है, क्लाइमेट चेंज होता है। अब समझते हैं किन किन चीजों की वजह से होता है। उसके लिए तुझे पढ़ना पड़ेगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। देख भैया ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, ये जो अपने एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस है ना, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। भाई कैसे समझ, यहां से सन से लाइट आती है, जब सन से लाइट आती है तो धरती से टकराती है और धरती से टकरा के ऐसे वापस जाती है। तो ये जो गैसेस होती है ना, इन हीट को, सन से जो हीट आती है उसकी रे को से पकड़ के रख लेती है, इसे ट्रैप कर लेती हैं। तो इससे क्या होता है कि कुछ हीट जो है धरती पे यहीं पर रह जाती हैं और कुछ वापस चली जाती हैं। इसका फायदा क्या है, अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा भैया, धरती जो है ना बर्फ बन जाएगी, जम जाएगी। यानी कि इस धरती पर जो अभी का तुम टेम्परेचर देख रहे हो ना, किसकी वजह से है, ये इस एटमॉस्फेयर गैस की वजह से। फिर से समझ, तू गाड़ी में बैठा हुआ है, धूप में गाड़ी खड़ी है, तो होता क्या है, सनलाइट यहां पर ऐसे आती है, अब हीट चलेगी गाड़ी के अंदर लेकिन बाहर नहीं आ पा रही है। तो इसे क्या बोलते हैं, हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। और इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कुछ ज्यादा खास गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसे कि CO2 हो गई। मेनली तो CO2 याद रख, CO2 वो गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। तो एक बार फिर से समझ, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोले तो सन की लाइट ऐसे आएगी, धरती पर टकराएगी, ये जो CO2 गैस है इसे वापस नहीं जाने देगी, पकड़ के रख लेगी। तो इससे फायदा क्या होगा, धरती का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। लेकिन क्या हो अगर यही गैस हद से ज्यादा हो जाए, CO2 बहुत ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा भैया, होगा ये सन की रे आएगी,
वापस जाने की कोशिश करेगी, CO2 से पकड़ लेगी। अब पकड़ लेगी तो क्या होगा, धरती का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। इसकी वजह से पूरी धरती पर गर्मी हो जाएगी और इससे ही तो बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बोले तो ग्लोबल बोले तो पूरी धरती, वार्मिंग बोले तो गर्म होना, क्या हो जाएगी ग्लोबल वार्मिंग। अब जब होगी ग्लोबल वार्मिंग तो ये जो बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ हैं, ग्लेशियर्स हैं, ये पिघलेंगे। जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो भैया आएगी बाढ़ और आएगी भयंकर तबाही। ठीक है, अब देखो कार्बन फुटप्रिंटिंग क्या होता है। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, देख जब भी कहीं पर चोरी होती है अपन क्या करते हैं, उसके पैरों के निशान देखते हैं, उसके फुटप्रिंट्स देखते हैं कि इसके निशान देखते हैं किसने क्या क्या किया, कैसे चोरी किया, किसने चोरी करी। ऐसे ही ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट आ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, कौन ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, यही चीजें क्या कहलाती हैं, कार्बन फुटप्रिंट। जैसे कि कौन सा देश ज्यादा पॉल्यूशन कॉज कर रहा है, गाड़ी की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, एरोप्लेन की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, अपन इतने सारे पेड़ काट रहे हैं, इसकी वजह से CO2 का बढ़ता जा रहा पॉल्यूशन, CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो यही सारी चीजें क्या कहलाती है, कार्बन फुटप्रिंट। एक बार फिर से समझ, कार्बन फुटप्रिंट बोले तो वो सारी चीजें, वो चीजें जो कि हमें बताती हैं कि CO2 का लेवल बढ़ किसकी वजह से रहा है, उन्हीं चीजों को अपन क्या बोलते हैं, कार्बन फुटप्रिंट। अब अगर तुम्हें इन चीजों से बचना है, तुम चाहते हो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो, ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग ना हो, तो भैया उपाय क्या है, उपाय यह है कि पेड़ काटो मत, पेड़ को लगाओ। ऐसी चीजों का इस्तेमाल मत करो जो कि बहुत ज्यादा CO2 गैस को रिलीज करते हैं। आप ऐसी चीजों का इस्तेमाल करो जो कि CO2 गैस रिलीज नहीं करते। जैसे कि गाड़ी की बजाय साइकिल का इस्तेमाल करो। आप जो बिजली इस्तेमाल करते हो उसकी जगह पर सोलर लाइट का इस्तेमाल करो, जिससे कि थोड़ा सा नेचर को फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी किसकी, क्लाइमेट चेंज की। अब बढ़ते हैं आगे की कहानी पर, और अगली कहानी क्या है, पंजाब फ्लड्स इन 2025। अभी रिसेंट की न्यूज है, तुम्हें पता भी होगा अच्छे से, 2025 में पंजाब में बहुत ज्यादा भयंकर बाढ़ आई थी। अब ऐसा होता क्यों, वेदर में एकदम से चेंज आता है, मॉनसून एकदम से बदल जाता है, कुछ हवाओं के खेल से क्या होता है, वहां पर इतनी भयंकर बारिश की रिकॉर्ड तोड़ बाढ़ आ जाती है। तो होता क्या है, इसकी वजह से वहां की जो फसलें हैं बर्बाद हो जाती हैं, गांवों में बहुत सारी बाढ़ आ जाती है, बहुत सारे रोड और ब्रिज टूट जाते हैं, कई सारे लोगों की जान भी चली जाती है उस दौरान। अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, कई बच्चों को लगता है कि जो पंजाब में फ्लड आई थी वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ था, बट वो क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं था, वहां पर बेसिकली मॉनसून का रोल होता है। ठीक है, तो याद रखना, एक्सट्रीम वेदर कैन कॉज सीवियर डैमेज। अगर जैसे बहुत ज्यादा बारिश आ जाए, वेदर बहुत ज्यादा बिगड़ जाए, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। बारिश आ सकती है, बाढ़ आ सकते हैं, रोड खराब हो सकती है, ब्रिजेस टूट सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अर्ली वार्निंग, अगर मुझे किसी तरीके से पहले से ये पता चल जाए कि भैया बारिश आने वाली है, बाढ़ आने वाली है, तो मैं क्या करूंगा, अपने बचने का कुछ ना कुछ तो उपाय करूंगा ना। तो इन चीजों को बताने के लिए अपने इंडिया में एक डिपार्टमेंट होता है, मौसम विभाग, उसका काम ही यही होता है ये बताना कि भैया बाढ़ आने वाली है, बारिश आने वाली है, आंधी आने वाली है, आप अपना बोले बिस्तर उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला टॉपिक क्या है भैया, सीजन्स ऑफ इंडिया। देख भाई, इंडिया में टोटल कितने सीजन होते हैं, तो IMD के अकॉर्डिंग, IMD बोले तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, बोले तो मौसम विभाग, इसके अकॉर्डिंग टोटल 4 सीजन होते हैं। सबसे पहला विंटर, कब से कब, दिसंबर से फरवरी के बीच में ठंड पड़ती है ना। दूसरा होता है समर, मार्च से मई के बीच में भयंकर गर्मी पड़ती है, देखा है ना। तीसरा होता है साउथ वेस्ट मानसून, बताया था ना, साउथ वेस्ट मानसून जो हवाओं की वजह से भयंकर बारिश होती है, ये कब का होता है, जून से सितंबर के बीच में। और उसके बाद आता है रिट्रीटिंग मानसून, ये भी बताया था, जब हवाएं इंडिया से जाना शुरू करती हैं, ये कब तक चलता है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में। ये तो हुआ भैया IMD के अकॉर्डिंग। पर इंडिया तो IMD से पहले भी था ना, तो इंडिया के लोगों का अपना भी एक सीजन वो मानते थे, 6 सीजन बनाते थे, मतलब जो अपने पूर्वज लोग थे उनका। तो उनके अकॉर्डिंग जो हमारा ट्रेडिशन था, पुराने लोग थे, टोटल 6 सीजन थे। कौन कौन से थे भैया, वसंत पंचमी आती है ना, मनाते हो ना वसंत, ग्रीष्म, वर्षा ऋतु, शरद, हेमंत और इसे शिशिर। शिशिर का मतलब क्या होता है, विंटर होता है। ठीक है, तो इंडिया के ट्रेडिशन के हिसाब से टोटल होते हैं 6 सीजन, और IMD के अकॉर्डिंग होता है टोटल 4 सीजन। तो यहां पर लगभग अपन ने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कर लिए खत्म। अब बारी आती है किसकी, एक्सरसाइज की, फटाफट कर लेते हैं खत्म। देख भाई, बात ऐसी है ना, मुझे लग रहा है थोड़ा सा डर कि कहीं ऐसा लाइट चली जाए फिर, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है आज के लेक्चर में 1-2 चीजें तुझे कम समझ आई हो, क्यों, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत दबाव है कहीं ऐसा लाइट फिर से चली जाए, लेक्चर डिले हो जाए, तो मैंने थोड़ा सा तेजी में पढ़ाया है। लेकिन फिर भी कोई भी दिक्कत आए, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक हर वीडियो में देता हूं, वहां पर कमेंट करो, मैसेज करो, मुझसे पूछो, मैं तुम्हारा डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है भाई, तो अब करते हैं NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो देख भाई, पहला क्वेश्चन क्या है अपना, व्हाट इज द एटमॉस्फेयर, एक्सप्लेन इट्स कंपोजिशन विद द हेल्प ऑफ पाई डायग्राम। देख भाई, कितना आसान सवाल, बताया था ना। सबसे पहले एटमॉस्फेयर होता क्या है,
एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, गैसों की एक गैस का एक ऐसा कंबल है जो अर्थ को कवर करता है। कंपोजिशन क्या होता है? स्टार्टिंग में बताया था ना क्या क्या होता है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होता है, ऑर्गन होता है। अब इसे पाई चार्ट बताना, पाई चार्ट मैथ्स में पढ़ा है ना, ये वाला ऐसे। अब नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, तूने नाइट्रोजन इतना दिखा दिया, ऑक्सीजन इतना है इतना इसे दिखा दिया, ऐसे सबको अलग अलग तरीके से तूने दिखा दिया। ये हो गया किसका आंसर। इसके आगे भी कुछ पूछा था क्या? नहीं पूछा था। वाटर वेपर्स भी होती है तो वाटर वेपर्स भी दिखा दी हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देख कितने छोटे छोटे सवाल है ना, जितना पढ़ाऊंगा वहीं से सवाल आएगा, ठीक है? तो पढ़ के जाइए अच्छे से, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अगला सवाल है ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अरे भैया अभी तो पढ़ाया था एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में, एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में, तो पूरी की पूरी वही स्लाइड छाप दियो कि कैसे कैसे क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, सारी चीजें छाप दियो। यही है इसका आंसर, ठीक है? अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। देख अगली स्लाइड में क्या पूछा है? विच आर द 4 मेन सीजन्स ऑफ इंडिया। आईएमडी के अकॉर्डिंग इंडिया के 4 मेन कौन से सीजन है? अभी तो पढ़ाया था 4 मेन कौन सीजन है? विंटर है, समर है, साउथ वेस्ट मानसून है, और कौन सा है? रिट्रेटिंग मानसून है। इसका टाइम पीरियड अभी बताया था ना। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बाबू भैया। व्हाई डू यू नॉट फील द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर इतना है कि अगर एक टीन का लोहे का बहुत बड़ा डब्बा यहां पर रखूं और उसके अंदर से सारी हवा निकाल लूं ना, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे चिपका देगा, पिचका देगा, इतना ज्यादा है। तो बोल रहा है कि हमें क्यों नहीं पिचका देता, हमारे ऊपर असर क्यों नहीं पड़ता? तो देख भाई, अगर मैं कागज लूं, कागज भी तो नहीं है, चल छोड़िए रहा। अगर मैं ऐसे कागज लूं, इस तरफ से उंगली लगाऊं तो कागज में क्या हो जाएगा? छेद हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे कागज लूं, कागज के दोनों तरफ से उंगली लगाऊं तो कागज नहीं फटेगा ना। क्यों? क्योंकि जितना प्रेशर इधर से लगा उतना ही प्रेशर इधर से लगा। तो ऐसे ही क्या होता है, जितना प्रेशर इधर से लग रहा है उतना ही प्रेशर इधर से लग रहा है। तो सब कुछ क्या होता है? बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर इसका कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये होगा इस सवाल का आंसर। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देख भाई अगला सवाल क्या? इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, अभी बताया था, ये तो आंसर तू भी दे सकता है। कौन से लेयर में भैया फ्लाई करते हैं एरोप्लेन? अरे स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करते हैं, बताया तो था, ठीक है? इसका आंसर तो सीधा सीधा हो गया। चल बढ़ते हैं आगे। अगला क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग द ट्रोपोस्फेयर एंड द स्ट्रेटोस्फेयर। अब अंतर बताना है ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, सीधा सीधा लिखा पड़ा है। दूसरे सवाल में क्या है? साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून का अंतर बताना है। यार देख सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, अब ये काम भाई तेरा, फटाफट ले ले स्क्रीनशॉट, इसे समझ ले, याद कर ले। अब अभी एनसीईआरटी के 2 सवाल हो रहे हैं, 7 और 8, पर वो दोनों मैंने नहीं कराए। क्यों? क्योंकि काम तेरा है। तू टेबल को समझ, ग्राफ को समझ, डाटा को देख, अपने अकॉर्डिंग आंसर दे। लेकिन अगर ना समझ आए तो भाई ये रहा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक, मेरे पास मैसेज कर, मैं तुझे कैसे भी समझाऊं, चाहे अलग से एक छोटी सी वीडियो बना करके पेपर और पेन पे तेरे पास भेजूंगा, पर तुझे समझाऊंगा, ठीक है? तो भाई अब लगभग चैप्टर हो गया खत्म। अपनी आखिरी स्लाइड पे देख लेते हैं। हाँ, आखिरी स्लाइड आ गई, ये सबसे पसंदीदा स्लाइड है। चैप्टर खत्म होता है, अच्छा लगता है। अब लाइट चली भी गई ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो भाई, हमने चैप्टर पढ़ लिया, ये तो बात हुई रटने की, ये तो बात हुई पेपर में नंबर लाने की। लेकिन सीखने की बात ये है कि ध्यान से देखा जाए, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, हाँ इंसान जो है अपने आराम की वजह से, इंसान गाड़ी चलाता है, फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए, अपने आराम के लिए हमने नेचर को इतना नुकसान पहुंचाया कि नेचर जो है, इस नेचर ने हमें सब कुछ दिया है। भगवान ने इस धरती को ऐसा बनाया था कि इंसान यहाँ पे खुशी खुशी रह सकता है, लेकिन इंसान क्या कर रहा है? उसे छेड़छाड़ करके अपने घर को, अपने ही आशियाने को बर्बाद कर रहा है। तो अब आपका काम ये है कि आप लोगों को समझाओ कि भैया ऐसे खुले में आग नहीं जलाते हैं, ऐसे ये नहीं करना है, बेकार गाड़ी नहीं चलानी है। हर एक चीज़ जो भी आपको समझ आ रही है लोगों को समझाया करो। जो भी आप घर में बड़े बूढ़े हैं उन्हें समझाओ कि देखो ये गलत है, इससे ये नुकसान होता है। लड़ना नहीं है किसी से, समझाना है। खुद को भी समझाओ, औरों को भी समझाओ, खुद भी गलत काम नहीं करना। पता चला औरों को ज्ञान दे रहे हो और खुद वही गलती कर रहे हो। समझ आया? तो ठीक है भाई, एक चैप्टर और खत्म। मुझे अब शायद परसों आपका एक लेक्चर और आएगा, और कल, हाँ कल आ रहा है दीपक भैया का एक और लेक्चर, ठीक है, बायो का, तो उसे जाके जरूर देखना, ठीक है? और अब मिलेंगे किसी और लेक्चर में, किसी और लेक्चर क्या, परसों ही आ रहा है एसएसटी का एक और नया चैप्टर। अगर कोई स्पेशल डिमांड है, कोई स्पेशल चैप्टर चाहिए तो बता देना, वो मैं करवा दूंगा, ठीक है भाई? चलो फिर चलते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में।